गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमने अपनी 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ में बेसिक कंसेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। साथ में हमने अपनी एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बोलिए बच्चे, इतना दिखाई दे रहा है सभी को? तो आप लोग हाँ, कॉपी और पेन में साथ में लेकर बैठना। आपसे पूछा गया 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो बताइए उसका एलसीएम कितना होगा। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास में, ए बी सी डी, और आप अपना ऑप्शन जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। देखिए, आप सभी के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया सीमा कुमार के नाम से। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। चलिए, अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने अपना आंसर लिख कर दिया है। एक दिया है सीमा कुमार ने और एक दिया है स्नेह प्रजापति ने। चलिए, लतेश का भी आंसर आ गया, लतेश कुमारी के नाम से। चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोगों को दिया गया कि दो संख्या हमारे पास में, एक है संख्या हमारे पास में 306 और एक है हमारे पास में संख्या कितनी है हमारे पास में बच्चे, 657। आपको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है? आपको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया गया है और आपसे एलसीएम के बारे में पूछा गया है। तो आप एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो? कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और उनका जो एलसीएम होगा, इसका जो प्रोडक्ट यानी कि इसका जो गुणनफल होगा, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे एक बार, क्या ये क्लियर है सभी को कि एचसीएफ एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा? एचसीएफ कितना, 9 है। एलसीएम आप लोगों से पूछा गया है। पहली संख्या कितनी है, 306। दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में, ये हमारे पास में 657। आपसे एलसीएम पूछा गया था, एलसीएम कितना हो गया कि 306 इंटू 657 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया। कीजिए बच्चे, कितना आ गया, 9 7 63। ठीक है, और ये कितना आ गया हमारे पास में, 9 7 63। और कितना बचा हमारे पास में, 9 3 27, यानी कि कितना आ गया, 306 इंटू 73। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 73 की 306 के अंदर, तो आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके बताइए बच्चे कितना आएगा, कि जब आप 306 की मल्टीप्लाई 73 में करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 22338। ठीक है, तो ये कितना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अब आप लोग इसका बताइए, इसका आंसर कितना होगा। यदि 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो बताइए उनका एलसीएम कितना होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। चलिए, अभी एक बच्चे का आंसर आ गया है सीमा कुमार के नाम से। चलिए, दूसरे बच्चे का भी आंसर आ गया है सुरेश कुमार के नाम से। ठीक है, एक और बच्चे का आंसर आ गया बिरसा के नाम से।
चलिए देखिए, जब आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास में दो संख्याएं दी गई हैं फिर से। तो फिर से आप लोगों ने सिर्फ नंबर चेंज करना है, आपको इसी तरीके से सोल्व करना है कि जो हमारे पास में पहली संख्या है बच्चे वो कितने हमारे पास में 96 है, और जो हमारे पास में दूसरी संख्या है वो कितनी हो गई है, 404 हो गई है। दोनों का एचसीएफ कितना हो गया है, 4 हो गया है, आपसे एलसीएम पूछा गया है। तो एचसीएफ 4 हो गया है, एलसीएम आप लोगों से पूछा गया है। पहली संख्या कितनी है, 96 है, और दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में, 404 है। ठीक, चलिए, तो एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में, 96 गुणा 404 बटे 4, बच्चे 4 से कट के तो कितना आ गया, 101। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे 96 की गुणा जब आप 101 में करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 9696। ठीक है, तो बच्चे ऑप्शन कौन सा सही है इसके अंदर भी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 2017 के सेट सी का सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। चलिए, दो तीन बच्चों का आंसर आ गया। सुरेश कुमार के नाम से सी आ गया, सिकंदर के नाम से सी आ गया, सीमा कुमार के नाम से डी आ गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। अभी तीन ही बच्चों ने आंसर किया है और ये सारी चीजें हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ रखी है। दो क्वेश्चन इसी के बिहाफ पर हम लोगों ने ऊपर किए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजें। कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। देखिए, सिर्फ नंबर अलग हो गए, मेथड वही है, संख्याएं सिर्फ बदल गई हैं। देखिए, यदि 135 और 225, तो आपने लिखा पहली संख्या 135 है, दूसरी संख्या 225 है। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 45 है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए इनका एलसीएम कितना होगा। फिर से आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको नंबर भरने, एचसीएफ कितना है हमारे पास में, 45 है, इनटू एलसीएम हम लोगों को निकालना है। पहली संख्या कितनी है, 135 है, और दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में, 225 है। बच्चे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम आ जाएगा 135 गुणा 225 बटे 45। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, आपने इसको 5 से कट किया, 5 से कट किया तो 9 आ गया, और 5 से कट किया तो 5 चौक 20, पचम 25 आ गया। ठीक है, फिर 9 से कट किया 5 आ गया, यानी कि आपने इसको कट कर लिया कितने टाइम पे, 135 गुणा 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 55 इंटू 5 25, 25 का 5 हाथ से लगा दो, 15 और 2 17 के साथ हाथ से लगाए, 5 एकम 5 और एक 6, कितना आ गया हमारे पास में, 675। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, तो अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर जल्दी से लिखकर भेजना है सभी बच्चों को। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है जितने अभी तक हम लोगों ने किए, कि आपको क्या दे रखा है, पहली संख्या n1 आपको दे रखी है कितनी है, 124 है। दूसरी संख्या n2 आपको दे रखी है कितनी है हमारे पास में, n2 ये हमारे पास में 148 है। तीसरी संख्या है हमारे पास, सॉरी इन दोनों का एचसीएफ हमें दे रखा है कि इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास में 4 है, और आपसे इनका एलसीएम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज आपको लगानी है, आइडेंटिटी सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। हम सभी का नाम देखेंगे कि कितने बच्चे, अभी तक सिर्फ सुरेश कुमार के नाम से लिखकर भेजा है बच्चे ने।
ये जिस बच्चे ने पीके गेमर के नाम से क्लास ज्वाइन की है, चैट सेक्शन में आपने अभी तक किसी का भी आंसर नहीं दिया है। जिसने एनआर डीजे गेमर्स के नाम से क्लास ज्वाइन की है, एक का भी आंसर नहीं दिया है। जिस बच्चे ने दिव्या कश्यप के नाम से क्लास ज्वाइन की है, कोई आंसर नहीं दिया है। लतेश कुमारी के नाम से ज्वाइन की है, किसी ने भी कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो विनीत कुमार के नाम से एक भी आंसर नहीं दिया अभी तक 4 क्वेश्चंस में से। तो प्लीज जल्दी से सॉल्व करें, और इस बार हम देखेंगे कि आप में से किसी बच्चे ने आंसर दिया है कि नहीं दिया है। बोलिए बच्चे, पीके गेमर के नाम से क्या हुआ? बोलिए, माइक ओपन करके बोलिए। नहीं दिया आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर? चलिए, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया अभी तक। सॉरी, 4 बच्चों का। सुरेश कुमार के नाम से, इश्नेही के नाम से, सिकंदर के नाम से और सीमा के नाम से। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, रितु कश्यप के नाम से भी आ गया। अभी तक जितने भी बच्चे हैं, देखो हम नाम बता दे रहे हैं। शायद ये बच्चे विनीत कुमार के नाम से, और पीके गेमर के नाम से, एनआर डीजे गेमर्स के नाम से, दिव्या कश्यप के नाम से, लतेश कुमारी के नाम से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो क्लास के अंदर प्रेजेंट माने या absent माने, ये बताइए। absent ही है, शायद क्लास ज्वाइन करके मोबाइल कहीं और रख करके चले गए हैं, कि आएंगे 1 घंटे के बाद, जैसी क्लास खत्म होगी क्लास को कट कर देंगे। चलिए से बच्चे, सामने देखिए स्क्रीन पर। आपको ये चीज याद है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होगा? ये N1 इंटू N2 के बराबर होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए इसी फॉर्म पे किए। एच सी एफ 4 है, एलसीएम हम लोगों को निकालना है। पहली संख्या कितनी है? 124 है। दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में? 148 है। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया हमारे पास में 124 गुणा 148 बटे 4। 4 से कट कर लिया अपने, कितना आ गया हमारे पास में? 4 ते 12, 4 एकम 4, यानी कि आ गया 31 गुणा 148। और जब आप 31 की गुणा 148 में करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाएगा 4588। 4588। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? सर जी एक बार फिर से समझा दो। हाँ बताइए, कहाँ पर नहीं समझ में आया ये बताइए। यहाँ तक तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर तो फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर वैल्यू पुट की है। इसके बाद देखिए, आपको एलसीएम निकालना था। एलसीएम कितना हो गया? 124 गुणा 148, और ये इधर गुणा में 4 था तो इधर आके भाग करेगा। जब आपने 4 से भाग किया तो इसको कट के आपने 4 ते 12, 4 एकम 4, कितना आ गया? 31 गुणा 148। अब सिर्फ आपको 148 की गुणा 31 में करना बाकी है। अब देखो, 1 की गुणा 8 में करोगे 8, 1 की गुणा 4 में करोगे 4, 1 की गुणा 1 में करोगे 1, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगा दो। 4 ते 12, 2 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये कितना हो गया? 8, 4 4 8, 4 एकम 5 और 1 4, कितना हो गया? 4588। बोलिए, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। आप लोगों से यहाँ नेक्स्ट पेज पर ये पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन। पूछा ये जा रहा है कि 12 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होगा। देखिए हमारे पास में 2 संख्या है, हमारे पास में 2 संख्या, एक 12 है और एक 20 है। पूछा जा रहा है इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम में बताइए क्या संबंध होगा। एचसीएफ बड़ा होगा एलसीएम से, या फिर एचसीएफ छोटा होगा एलसीएम से, या फिर एचसीएफ बराबर होगा एलसीएम के, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। चलिए सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। बोले बच्चे, क्लियर हुआ क्या इतना?
अगर क्लियर तो बच्चे जल्दी से आंसर भेजिए। हम लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया भी है, रिवाइज भी कराया है, हमें खूब अच्छे से याद है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक, सीमा कुमार के नाम से। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, इस बार आया है दिव्या कश्यप के नाम से आंसर। आपने बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर किया है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने आंसर नहीं किया है। ठीक है, इस बार लतीश कुमारी के नाम से बच्चे का आंसर आया है। चलिए, तो इस बार दो नए बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, अब सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो? ये आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाई थी, बताइए, सभी को याद होगा कि मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है हमारे पास में 8। हमने आपको ये बताया था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर देती है तो छोटी संख्या क्या बन जाती है, आपका एचसीएफ बन जाती है, और बड़ी संख्या क्या बन जाती है, आपका एलसीएम बन जाती है। बताइए, याद है सभी को? बोलिए। सर। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज का अंदाजा लग गया कि जो एलसीएम है वो बड़ा है और जो एचसीएफ है वो हमारे पास में क्या है, छोटा है। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम है वो बड़ा है और जो एचसीएफ है वो हमारा छोटा है। देखो, ये आपको याद भी रखना है कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है तो छोटी संख्या एचसीएफ और बड़ी संख्या एलसीएम बन जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में संख्या है 4 और 4। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे बच्चे, इनका एचसीएफ भी 4 आएगा, और अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम भी 4 आएगा। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास में दो अलग अलग संख्याएं हैं, हमें क्या याद रखना है कि सर अगर हमारे पास में दो अलग अलग संख्याएं हैं तो जो एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम से छोटा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में दो अलग अलग संख्याएं 12 और 20, बच्चे इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम से छोटा होगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो यस गया सर। हमारे पास में? इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो बी हो गया कि जो हमारे पास में एचसीएफ है वो हमेशा छोटा होगा एलसीएम से। ठीक है, अब देखिए वही चीज हमें यहाँ पर भी इस्तेमाल करनी है। कैसे इस्तेमाल करनी है? यदि ए और बी तो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ए और बी तो धनात्मक पूर्णांक है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? यानी कि जो एलसीएम होगा वो बड़ा होगा एचसीएफ से। ठीक है, आपने एक चीज और याद रखनी है कि जैसे कि आपके पास में 4 है, इधर बॉक्स है, और इधर आपके पास में 5 है, तो जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ चोंच खुली हुई होती है, हमें याद रखना। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि सर जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, सर एलसीएम बड़ा होता है तो आपको इस तरफ चोंच खुली रखनी है, एलसीएम की तरफ देखोगे तो चोंच खुली हुई मिलेगी आपको। ठीक है, एलसीएम की तरफ देखोगे तो चोंच खुली हुई मिलेगी आपको। बोलिए, इतना क्लियर सभी को कि एलसीएम बड़ा होता है। यस सर। ठीक है, अब आप लोगों से यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है। लो, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होगा। आपसे एलसीएम और एचसीएफ का संबंध पूछा जा रहा है। आप क्या कहोगे? सर अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो बच्चे जो उनका एलसीएम होगा वो बड़ा होगा उनके एचसीएफ से। ठीक है, बोलिए, इतना क्लियर? यस सर। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि जी और एल एचसीएफ, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ दो धनात्मक पूर्णांकों के हैं, ठीक है, तो उनमें संबंध क्या होगा? देखिए, वो जी को तो क्या बोल रहे हैं, एलसीएम, और एल को क्या बोल रहे हैं, वो एचसीएफ। वो जी को क्या बोल रहे हैं, एलसीएम, और वो एल को क्या बोल रहे हैं, एच सी एफ। ये लिखा हुआ है ना, देखिए, जी फॉर एलसीएम, एल फॉर एचसीएफ। ठीक है, तो अब आप हमें बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, ए बी सी या डी? लिखकर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, लिखकर भेजिए चैट सेक्शन में, ए बी सी या डी। ठीक है, दो बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, इस बार गेमर के नाम से, NRDJ गेमर का भी आंसर आया है। तो इस बार गेमर्स वाले जो बच्चे हैं इस बार उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए स्क्रीन पर क्या देखना है आप लोगों को?
ये रहा बच्चे, G फॉर एलसीएम और L फॉर एचसीएफ है। आप कह रहे हो कि जो एलसीएम है वो बड़ा है एचसीएफ से, तो बच्चे G बड़ा है L से। बोले इतना बड़ा, सभी सभी को क्लियर कि जी जो G है वो बड़ा है L से। बोले क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों से पूछा जा रहा है ये वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। और ये वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या Yes, sir. इतना क्लियर? Yes, अब sir. इस Yes, तरह के sir. क्वेश्चंस की वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। तो अब हम लोग सीधा आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। बच्चे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर आप लोग देख पा रहे हो कि सीधा 3 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के क्वेश्चन है? सीधा Number 3 two. नंबर के क्वेश्चन है, आप लोग देख भी पा रहे हो। ये रहे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में आया हुआ है, ये भी 3 नंबर में आया हुआ है, ये भी 3 नंबर में आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास में? 3 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए इनमें से क्या कराया जाए, बोलिए। अच्छा, यहां से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग नीचे से, कि प्रूव कीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है। देखो यहाँ 3 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ 3 क्वेश्चन है, दिख रहे हैं आपको? जिसके अंदर लिखा है Sir. कुछ इशू है क्या, बताइए। देखिए No, sir. यहाँ 3 क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों ने कुछ स्टेप्स याद किए थे। सर पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास में? सर पहला स्टेप होगा माना। क्या माना आपने? कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 17 वाला। तो माना √7 एक कैसी संख्या है? प्रीमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक प्रीमेय संख्या है, ये आपने मान लिया है, ठीक है। अगर √7 एक प्रीमियर संख्या है तो आप लिख सकते हो कि √7 बराबर A/B, जहां A और B तह अभाज्य संख्या है, ठीक है। जहां A और B कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास में? ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? दोनों तरफ, दोनों Work. तरफ वर्ग करने पर। बच्चे जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आप लिखोगे सर √7 का जो वर्ग होगा, √7 का जो वर्ग होगा वो A/B के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि √7 का वर्ग 7 हो गया, और ये A²/B² हो गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिखा आएगा 7B² बराबर A²। कितना लिखा आएगा? 7B² बराबर A²। बोले यहाँ तक क्लियर सभी को? बोले बच्चे यहाँ तक क्लियर सभी को? Sir. ठीक है। तो अब आपने कितना लिखा? अब आपने लिखा कि सर यहाँ से अगर हम लोग B² की वैल्यू निकालें तो B² की वैल्यू कितनी आ गई? A²/7। A²/7, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। और अब आप लोग यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? कि सर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो A² है वो 7 से भाग हो रहा है, तो बच्चे A भी 7 से भाग होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? क्योंकि आप लोगों ने चीज पढ़ रखी थी कि P एक प्राइम नंबर है। P हमारे पास में क्या है? एक प्राइम नंबर है। P एक हमारे पास है प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर यानी कि एक अभाज्य संख्या है। P एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अगर A² डिवाइड होता है P से, बच्चे A भी डिवाइड होगा P से, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पर P क्या है? 7 है। यहाँ पर P क्या है बच्चे? 7 है, और 7 एक अभाज्य संख्या है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि सर P एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 7 एक अभाज्य संख्या है, वो A² को भाग करे तो 7 को भी, A को भी भाग करेगी। और अगर A 7 से भाग हो रहा है तो हम लिख सकते हैं A बराबर 7 है। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को कि हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 7 है? बोलिए। Sir. अब आपने A की वैल्यू 7 यहाँ पर पुट कर दी, A की वैल्यू 7 आपने यहाँ पर पुट कर दी, ये रहा। बच्चे जब आप यहाँ पुट करोगे तो
तो आपको कैसा दिखाई देगा सर? ऐसा दिखाई देगा कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह हमने 7m लिख दिया, तो बच्चे ए की जगह हमने 7m लिख दिया, तो कितना हो गया 7m का स्क्वायर बटे 7। ठीक है, जब आगे सोल्व करोगे तो बच्चे 7m का मतलब कितना हो गया 49m स्क्वायर बटे 7, और ये कट गया 7 बार में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम लोग एम स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो बच्चे एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बी स्क्वायर बटे 7, यानी कि हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चे बी स्क्वायर 7 से भाग हो रहा है, बच्चे बी भी 7 से भाग होगा। बोलिए इतना क्लियर से लिखो कि बी भी किससे भाग होगा, बी भी 7 से भाग होगा। अगर बी भी 7 से भाग हो रहा है, ध्यान से देखना, बी भी 7 से भाग हो रहा है, आपका ए भी 7 से भाग हो रहा है, बच्चे आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपने लिखा था ए और बी सह अभाज्य है? क्या लिखा था आपने? ए और बी सह अभाज्य संख्या है, ये सह यहाँ से हटा दिया। तो बच्चे आपको नहीं लगता कि सहभाज्य संख्याएं तो किसी से भी भाग नहीं होती, यानी कि अगर ए और बी सहभाज्य संख्या है तो ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एक के अलावा। लेकिन पर यहाँ पर आप क्या कॉमन मिल गया, यहाँ पर आपको 7 कॉमन मिल गया। तो अब आप क्या कह सकते हो, अब आप लोग ये कह सकते हो कि सर देखा जाए तो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल 7 है। ठीक है, अगर ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर 7 है, देयरफॉर ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो बच्चे यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी। कि क्या गलत कल्पना कर ली थी कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √7 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देयरफॉर √7 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, √7 अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, बस आपको चीजें समझनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को इतना तो पता है कि लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो हम इतना सारा लिखेंगे नहीं, बस आपको दिक्कत समझा देंगे, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ तक के जितने भी सवाल है, ये जितने भी सवाल है सारे के सारे एक जैसे सवाल है, और वो सभी के सभी ऐसे होंगे, चाहे √2 आ जाए, 3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, सभी को आपको ऐसे ही सोल्व करना है। अब देखिए जो हमारे पास टाइप है वो दूसरा टाइप हमें ये दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बच्चे दूसरा टाइप हमें? तो दूसरा टाइप हमें ये दिखाई दे रहा है कि या तो हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि 6 + √2, या फिर 3 - 2 √5, 3 - 2 √5, या फिर सर 2 √3, या फिर 3 + 2 √5। यानी कि अब हमारे पास में ऐसा है कि बच्चे ये चीज नोट करना आप लोग कि सर √5 के साथ में या तो कुछ चीज मल्टीप्लाई में है, रूट वाले नंबर के साथ में कुछ चीज मल्टीप्लाई में है, या रूट वाले नंबर के साथ में कुछ चीज प्लस या माइनस में है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। करना क्या होगा, हम लोगों को ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए मान लीजिए आप लोग पहले इस वाले फॉर्मेट को देखिए, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज है? 2√3 एक अपरिमेय संख्या। पहले हम इस वाले फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको ये वाले फॉर्मेट के बारे में बात करनी है तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे आप कैसे करोगे कि आपने सबसे पहले माना, क्या चीज मानी आपने कि जो 2√3 है, जो 2√3 है वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 2√3 एक परिमेय
2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2√3 एक परिमेय संख्या, ये सबसे पहले आपने मान लिया। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो आप लोग लिख सकते हो कि 2√3 बराबर a/b, साथ में लिखना पड़ेगा जहां a और b सह अभाज्य संख्या। बोले इतना क्लियर सभी को, जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है। अब आपने क्या लिखा बच्चे, यहां से √3 को अलग किया, √3 बराबर a/b। देखिए हम गुणा में 2 था तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि आपने लिख दिया कि जो √3 है वो a/2 भी है। अब आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो कि सर a/2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चे एक परिमेय संख्या की तुलना भी आप लोग एक परिमेय संख्या से करोगे। बच्चे अगर ये इसके बराबर है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, तो आपने कह दिया देयरफॉर √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु परंतु आप लोग जानते हो √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखो आप लोग यहाँ दोनों चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, आपको होगा सर यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी। कौन सी गलत कल्पना कर ली थी कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, अब आपको यहां से यह लिखना है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है। कौन सा विरोधाभास कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया है ना कि आप एक जगह तो बोल रहे हो कि √3 एक परिमेय संख्या है, आप एक जगह बोल रहे हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए था क्लियर कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। अब बोलिए कितने बच्चों को क्लियर है सारी चीजें, बोलिए सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर आप सभी को क्लियर है बच्चे, अब आपसे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप लोग हमें बताना। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में प्रैक्टिस के लिए कि बच्चे a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, डी बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 है। बच्चे बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा किसका, ए और बी का लिख देते हैं। आपको बताना है ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी। बताइए एचसीएफ कितना होगा, बताइए एचसीएफ कितना होगा। ए ऑप्शन है बच्चे आपके पास में 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। बी ऑप्शन है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। सी ऑप्शन है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। डी ऑप्शन 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ए बी सी या डी, बोले कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ अभी तक। चलिए अभी तक आ गया हमारे पास में कितने बच्चों का, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया अभी तक। अभी क्लास के अंदर 12 बच्चे और शायद 10 या 11 बच्चे, और आंसर कितनों का आया है, सिर्फ 4, 5 बच्चों का आंसर आ गया है।
ठीक है, आप सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि जो हमारे पास में HCF होगा, वो बच्चे क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। बच्चे कॉमन फैक्टर की पावर मिनिमम, मिनिमम का मतलब है छोटा नंबर। और जो हमारे पास में एलसीएम होगा, वो कितना होगा? जो कॉमन फैक्टर है बच्चे, कॉमन फैक्टर की जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि सबसे बड़ी घात, इनटू अनकॉमन फैक्टर भी आएंगे। ठीक है बच्चे, आपसे एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम कितना हो गया? सॉरी, एचसीएफ पूछा गया है। बच्चे एचसीएफ कितना हो गया? जो चीज कॉमन है, जैसे कि दो कॉमन है बच्चे, दो की घात दो छोटी घात। तीन कॉमन है बच्चे, तीन की छोटी घात दो है, गुणा। पांच कॉमन है बच्चे, पांच की छोटी घात एक है। एचसीएफ कितना हो गया सर? एचसीएफ हो गया हमारे पास में दो की घात दो, गुणा तीन की घात दो, गुणा पांच की घात एक, यानी कि डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? डी ऑप्शन। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से, निम्न में से कौन सा, निम्न में से, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं का है? बच्चे, ए ऑप्शन है हमारे पास में दो तीन, बी ऑप्शन है हमारे पास में तीन छः, सी ऑप्शन है हमारे पास में छः बारह, और डी ऑप्शन है हमारे पास में बारह चौबीस। बोलिए, सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, और ज्यादातर बच्चों का आंसर ए ऑप्शन है। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि ए ही ऑप्शन क्यों है आंसर? क्योंकि सर वो अपने ही पहाड़े से भाग होता है, दूसरे पहाड़े से भाग नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आप देखोगे फिर HCF, HCF दो और तीन का जो आएगा वो एक आएगा, और जिन दोनों संख्याओं का HCF एक होता है वो हमारा क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या कहलाती है। अगर आप तीन और छह का HCF निकालोगे बच्चे, HCF अगर आप निकालोगे तीन और छह का, आज ही समझाया गया था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर दे तो छोटी संख्या HCF बन जाती है। बोले, समझाया था? Yes, अगर sir. हम 6 और 12 का HCF निकालने लगे तो बच्चे, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर दे तो छोटी संख्या HCF बन जाती है। और अगर हम लोग HCF निकालने लगे 12 और 24 का, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर देती है तो HCF छोटी संख्या हो जाती है। यहाँ तक बताइए, क्या यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए, अगर यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि एक रवि नाम का बच्चा है, ठीक है, और एक सोनिया नाम का बच्चा, सोनिया नाम की बच्ची है। रवि को एक ग्राउंड का, यानी कि एक मैदान का एक चक्कर लगाने में 36 मिनट लगती हैं। कितनी मिनट लगती हैं? 36 मिनट लगती हैं। और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है। ठीक है, कितनी मिनट लगती है? 18 मिनट। एक मैदान है, एक खेल का मैदान है, रवि को उस खेल के मैदान का चक्कर लगाने में 36 मिनट लगती हैं। 36 मिनट में वो एक चक्कर पूरा लगाता है। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है। तो बताइए, अगर उन्होंने एक साथ चलना शुरू किया, अगर उन्होंने एक साथ चलना शुरू किया, एक ही स्थान से चलना शुरू किया, तो बताइए वो कितने समय में फिर से यहाँ पर मिलेंगे अगर उन्होंने एक ही दिशा में चलना शुरू किया है? बताइए। बोलिए बच्चे, अगर सोनिया और रवि ने
एक ही स्थान से चलना शुरू किया है, एक ही दिशा में चलना शुरू किया है, एक ही टाइम पर चलना शुरू किया है, तो बताइए वो एक साथ फिर से कितने बजे मिलेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने बजे मिलेंगे। अट्ठारह मिनट के बाद मिलेंगे बच्चे फिर से वो। कोई बच्चा अगर आंसर लिखकर भेज रहा है 18, तो आप लोग अपना आंसर एक बार वेरीफाई भी करें माइक ओपन करके जल्दी से। बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को, ये बताओ। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी की बुक में भी है, और एनसीईआरटी की बुक में ये भी क्वेश्चन इस तरीके से है कि अगर हमारे पास में एक खेल का मैदान है, आपको दिखाया भी है कि खेल का मैदान है, अगर इन्होंने यहां से चलना शुरू किया 6 बजे, ठीक है, तो बच्चे देखिए 6 बजे इन लोगों ने चलना शुरू किया, सोनिया एक चक्कर कंप्लीट लगा लेगी 6:18 पर, दूसरा चक्कर 6:36 पर, तीसरा चक्कर 6:54 पर। रवि को देखें बच्चे, रवि एक चक्कर लगाएगा 6:36 पर, और 6:36 पे दोनों फिर से एक जगह होंगे, क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था, एक ही स्थान से चलना शुरू किया था, एक ही दिशा में चलना शुरू किया था, ठीक है। तो बच्चे 6:36 पर ये दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, क्लियर है क्या सभी को? ठीक ठीक ठीक। चलिए बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। बताइए किसी को और का कोई डाउट है क्या?